और और एक ट्रोजनल शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा ये कोई एरर नहीं, हो। प्रोनाउंसिएशन और जो है, आप अभी और हम भी, अभी सभी लोग, आप भी और हम भी अभी स्टूडेंट हैं, तो प्रोनाउंसिएशन ये कोई मैटर नहीं करता है। यस सर। सबसे मेन चीज है आपकी अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चीजों को यस सर। समझ रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन में भी चाहे वो गलत होगा तो इसका मतलब क्या है? अभी तो आप सीख रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं। तो यस जब सर। कोई चीज सीखते हैं तो उसमें गलती का कोई मतलब नहीं है। जब गलती करेंगे चीजों को धीरे धीरे, तभी तो आपके अंदर जो है वो रिफाइनमेंट आएगा ना। तो एक यस चीज मैं पहली क्लास में मैंने कहा था और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले तो ये है कि एक अपने अंदर एक जो है वो डिजायर डेवलप करें कि एक तो जो चीज बताई जा रही है आप उसको ध्यान से सुने। पहले तो चीज ये हो गई। और सुनने के बाद आप उसको किस तरीके से समझ रहे हैं, वो हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है। वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आपकी जो क्वेश्चन करने की जो स्किल है ना, वो आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। वो तभी होगी तब आप उस चीज को डेली बेसिस पे जाके पढ़ेंगे आप। तो ये मत सर। सोचिए कि भाई अगर ये क्वेश्चन पूछने से कोई कोई मतलब नहीं है। जो भी चीज आपको समझ आ रही है आप वो पूछिए। हो सकता है कि कुछ टाइम नहीं बताएं, बाद में आपको बता सकते हैं। ठीक है ना? तो यस बच्चे को पूछने में कोई वो करे, हो सकता है कि वो आपके उस टाइम समझ में ना आए, बाद में समझ में आए ना। अगर आप उस, तो सबसे बेहतर ये होता है कि आपको जिस टीचर ने सेम डे पढ़ाया आप उसको पहले खुद से पढ़ें और फिर समझने की कोशिश करें। और नहीं समझ में आए फिर आप पूछें। तो बच्चा क्लास में कोई भी पूछने में ये मत सोचे कि मैं इससे पूछूंगा तो क्या होगा, प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि हमसे भी सही ना हो तो ये सब इनिशियल स्टेजेस हैं। हर एक, चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट है, सब सीख रहे हैं। सभी लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं सब लोग। यस सर। यस सर। तो ये जी कोई, सर। सर। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान परफेक्ट है हर चीज है। तो हो सकता है कि टीचर से भी गलती है, अगर वो चीज नहीं वो है तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो मेन चीज आपको जो मोटिव है वो होना चाहिए, सीखना है आपको। अगर आपके अंदर ये डिजायर है तो आप सीखेंगे। ठीक है? चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा बताया। फिर आप जो है वो अरबाज खान कुछ कह रहे थे। सर सिम बेसिकली हम पहले तो पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेंथ्स एंड स्ट्रेंथ्स, और फिर उसके बारे में पढ़ेंगे टेंसाइल, हेलो। कंप्रेसिव शेयर, और फिर हाँ सर हेलो। बेसिकली हम वो पढ़ेंगे बेंडिंग हम लोग मोमेंट। अभी आ रहे हैं धीरे फिर धीरे, हम फिर हम लोग बीम के बारे में जब। पढ़ेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम, रोलर सपोर्टेड बीम, हिंज बीम, फिक्स्ड बीम। फिर हम सर लोड के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। फिर सर हम वो उसका डायग्राम बनाएंगे बेंडिंग मूवमेंट का, उस पे वो देखना है। ठीक है ठीक है। देन और कोई बोलना चाहेगा? और कोई कुछ कहना चाहेगा? बताइए। किसी ने और कुछ सुना? हेलो। यस सर। जी, यस सर। बताएं। यस सर। सचिन कुमार, जी सर। आप कुछ बोलें। सर शेयर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन, और सर लोड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में पढ़ेंगे, और सर ग्राफ्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे डायग्राम बनाने हैं बेंडिंग पॉइंट्स, बेंडिंग मोमेंट्स का, और उनकी रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे बेंडिंग मोमेंट्स की, शेयर की, ठीक है सारी चीजें सर। ठीक है, बहुत अच्छे। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड सर हम इवनिंग। पढ़ेंगे पढ़ेंगे सर सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन।
सर टेंसाइल कंप्रेसिव शियर बेंडिंग, ये सब यूनिफॉर्म सेक्शंस के लिए पढ़ेंगे। और सर इलास्टिसिटी पर पढ़ेंगे, हुक्स लॉ। और सर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम्स पढ़ेंगे। और फिर सर शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स। और ये सर ये वाला टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, शियर फोर्सेस वाला, बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम ग्राफ्स। यस सर। और सर लोड्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। यस सर। ठीक 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 है। तो आपको जो है कुछ कुछ चीजें जो है वो समझ में आ रही है। अब जो है आगे हम जो है मूव करते हैं पार्ट 1, जो है बुक्स की बात हो गई है। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली जो हमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है सब्जेक्ट, उसका हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ पे होगा, पढ़ने पढ़ने के बाद क्या इसका एप्लीकेशन है, हम इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जो हमारे पहले क्वेश्चन होने चाहिए किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले। तो बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस, ये सबको दिखाई दे रहा है ये वाली। यस सर, विजिबल। ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो बेसिकली ये साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप स्टडी करेंगे फोर्सेस की। आपने फर्स्ट ईयर में भी कुछ पढ़ा होगा, यस सर, यस मैकेनिक्स। सर। तो वहां पे आपने फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, फोर्सेस। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। तो बेसिकली वो कौन सा वो था सब्जेक्ट? मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड अप्लाइड मैकेनिक्स। सर मैकेनिक्स। एक फोर्स की डेफिनेशन में सर एक प्रॉब्लम है, फोर्स की डेफिनेशन लेके एक्चुअली। अच्छा ठीक है, वो अभी जब हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो फोर्सेस की ठीक है। और क्या क्या आपने पढ़ा है अभी फर्स्ट ईयर में अप्लाइड सर मैकेनिक्स के अंदर? सर अप्लाइड टेंसाइल फोर्स मैकेनिक्स। पढ़ा था सर, शेयर फोर्स पढ़ा था सर, कंप्रेसिव लॉ ऑफ फोर्स पढ़ा फोर्सेस पढ़ा था सर। तो आपने सर तो लोड, से फ्री बहुत बॉडी सारे डायग्राम, ये सब पढ़ा था। बीम पढ़ा था सर। हाँ, तो ज्यादातर चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, मतलब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। तो चलिए ठीक है, आपने पढ़ा है। तो आप बताइए कि फोर्स क्या है। सर किसी को मैं बॉडी बत, नहीं करते या मैं पुश। Force is a push or pull कौन टेबल? which tends to change the so force is a push or pull which tends to change the position of a body. ठीक है, पोजीशन और मे बी स्टेट ऑफ ए बॉडी। ठीक Yes है, sir. ठीक है। Yes sir. देन और कोई? सर हम किसी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते या वो वह क्या वह मुस्तकीम, हाँ बोलो। सर किसी बॉडी को हम पुश या पुल करते या वो जगह चेंज करते या चेंज करने की कोशिश करते उसी को हम फोर्स कहते हैं ठीक सर। है, बहुत अच्छे, ठीक है। सर और कोई? पुश और पुल, जो बॉडी पे हम पुश और पुल करते हैं तो सर उसका टेंड प्रोड्यूस होता है। जैसे सर स्टॉप है तो उसे स्टॉप और टेंड टू स्टॉप द मोशन में कर दिया इस बहुत बॉडी। ठीक है। किसी को फोर्स की डेफिनेशन में या फोर्स को समझने में कोई दिक्कत है? यस सर, इस डेफिनेशन में एक हमें हाँ प्रॉब्लम है जी, सर। बताइए। कि हाँ सर सर ने एक्चुअली डेफिनेशन बताया था जी। कि फोर्स इज डिफाइन एज, मतलब इसमें यूनिफॉर्म अच्छा, आपके सर यूनिफॉर्म कौन थे लगता है मोशन। फर्स्ट ईयर में? हमीद सर, हमीद अब्दुल सर। हमीद। ठीक है, ठीक ठीक। जी हमीद सर बोले। ने हमीद सर ने हम लोगों को फोर्स की डेफिनेशन बताया था इस तरीके से कि सर फोर्स अ पुश और पुल विच चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक सर है। ये यूनिफॉर्म मोशन क्यों लगा, हमें ये नहीं समझ में आया। ऑफ अ बॉडी अच्छा इज नोन एज ठीक है, ठीक। फोर्स। तो आप क्या समझते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर मतलब मेरा कहना है कि यूनिफॉर्म ही क्यों, मतलब नॉन यूनिफॉर्म भी तो हो सकता है मे बी। मतलब फोर्स में फोर्स का ये मतलब हो सर, किसी को पुश करना है, पुल करने से उसका बेसिकली वो पोजीशन चेंज हो जाएगा। वो चेंज करेगा अपना एक्चुअल पोजीशन, जो रेस्ट में होगा तो वो रेस्ट में होगा तो वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा सर, मोशन में आ जाएगा। ये होगा, ठीक है, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा। ठीक ये है। होगा सर। हाँ, तो यही। बेसिकली देखो, ठीक है आप, ठीक है क्वेश्चन। तो बेसिकली आप जो फोर्स को डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए तो मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
अगर किसी को दिक्कत होगी तो वो अपना हैंड रेस करके या अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है। तो आपसे भी अगर पूछे कि डिफाइन फोर्स, तो बेसिकली फोर्स जो है, मतलब अभी बहुत सारे बच्चों ने सही दिया आंसर, पुश और पुल। और बेसिकली पुश और पुल करने से होगा क्या, आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट। सर जी सॉरी सर, जी जी। सर जो एहसानुल बोल रहे हैं कि सर ने कहा था यूनिफॉर्म मोशन, वो सर ने यूनिफॉर्म मोशन कहा ही नहीं। हाँ नहीं नहीं, चलिए कोई नहीं, हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने से, आप कह रहे हैं पुश और पुल, तो बेसिकली पुश और पुल है क्या, मतलब पुश और पुल जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, इस मोशन। क्या चीज। मोशन। खींचना, सर या धक्का देना या खींचना। धक्का देना या खींचना। बिल्कुल, तो धक्का देना या खींचना, आप अगर इसको वैसे समझे, तो बेसिकली आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो रेस्ट में थी, तो आपने जब उसके ऊपर फोर्स लगाई, तो उससे क्या हुआ, वो सर मोशन में आएगी। या अगर वो मोशन में थी, तो आपने अगर सामने कोई चीज थी, ऐसी कोई चीज है जो कि स्टैटिक है, तो वो रुक जाएगी। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है, बेसिकली स्टेट को आप डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आइदर या तो रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसके स्टेट को चेंज कर देना, दैट इज कॉज ड्यू टू फोर्स। तो बेसिकली जो पुश और पुल है, तो फोर्स को डिफाइन इसी तरीके से करते हैं। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक कहा, और अभी सचिन ने भी कहा कि वो सब में जाए, तो ये कुछ, ये जरूरी नहीं कि वो हो, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है। ठीक है। और बेसिकली यस सर। फोर्स की यूनिट क्या होती है। न्यूटन। न्यूटन। ठीक है। क्या किलो न्यूटन भी फोर्स की है यूनिट। क्या सर? किलो न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है। दोनों में क्या रिलेशन है, किलो न्यूटन और न्यूटन में। सर किलो यूनिट, किलो। किलो न्यूटन बड़ी यूनिट है सर। ठीक है, वो बहुत अच्छे। क्या कोई रिलेशन है दोनों में, किलो एक न्यूटन न्यूटन में। सर 1000। क्या, 1 किलो न्यूटन बराबर 1000 न्यूटन। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप लोग और सब, सर सीजीएस में डायन होती है। बिल्कुल ठीक है, सी इसके अंदर डायल होती है। ठीक है। तो बेसिकली आप समझ में आ गया आपको। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द डिफॉर्मेबल बॉडीज। अब ये एक टर्म आई है डिफॉर्मेबल, अभी इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि डिफॉर्मेबल का मतलब होता क्या है। तो बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस, अब जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, वो एक तरह की ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे आप फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, और उसका जो इफेक्ट्स है डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर, क्या इम्पैक्ट पड़ता है फोर्सेस की वजह से, उनमें क्या चेंजेस आते हैं, उनकी स्टडी आप करते हैं। सेकंड क्या है आपका, इट इज अ सब्जेक्ट विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स। बेसिकली ये क्या है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसका बिहेवियर किस तरीके से होगा अगर उनके ऊपर स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स अप्लाई होंगे या उनके अंदर जनरेट होंगे ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। थर्ड क्या है आपका, द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट रिफर्स टू वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स। अब ये एक चीज है आपकी, कि यहाँ पे आप बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन से मेथड्स हैं, क्या चीज करना है, कैलकुलेट करना है स्ट्रेसेस को और स्ट्रेन्स को। कहाँ पे कैलकुलेट करना है, स्ट्रक्चरल मेंबर्स में। और इसी स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, वो आपके बीम्स हैं, कॉलम्स हैं, शाफ्ट्स हैं, स्लैब्स हैं आपके। बेसिकली आप जो बनाते हैं, बेसिकली एक बात करें आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को दो पार्ट में ब्रॉडली आप क्लासिफाई करते हैं। ऊपर वाला जो दो पोर्शन होते हैं आपके, अगर आप इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं आप, बेसिकली ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड लेवल हो गया आपका। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है एक पोर्शन, और एक ग्राउंड लेवल से नीचे होता है पोर्शन। तो ग्राउंड लेवल से जो ऊपर पोर्शन होता है उसको आप क्या कहेंगे,
जानते हैं सब लोग? सुपर स्ट्रक्चर। बहुत अच्छे। ये आ गया आपका सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ग्राउंड लेवल से नीचे जो होगा उसको क्या कहेंगे आप? सब स्ट्रक्चर। ठीक है, सब स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो सुपर स्ट्रक्चर जो ऊपर है, ग्राउंड लेवल से जो ऊपर है आपका, उसको आप सब सुपर स्ट्रक्चर कहेंगे। और सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं? बेसिकली जो आप देख रहे हैं ये आपके कॉलम्स होंगे, यस सर। और ये आपके बीम्स होंगे, ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल यस होगा। सर। ये यस सर। और यस सर। ये जो ऊपर है आपका, ये क्या है? अगर पूरी का बात करेंगे आपकी, तो ये स्लैब होगी आपकी। यस सर। तो बेसिकली ये दीज आर द स्ट्रक्चरल मेंबर्स, और इन्हीं स्ट्रक्चरल मेंबर्स के अंदर आपको स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स को कैलकुलेट करना सीखना है। अलग अलग मेथड से कैसे आप इनको जो है वो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स आप कैलकुलेट करेंगे इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स। एंड स्ट्रक्चरल मेंबर कंप्राइजेस ऑफ बीम्स, कॉलम्स, शाफ्ट्स एंड स्लैब्स एक्सेट्रा। देन फिर क्या है आपका जो है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्सेस acts on a body, the body tends to undergo some deformation। आप सभी लोग जानते हैं, जाहिर सी बात है, जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी तो क्या होगा? उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस आएंगे, ठीक है? यस सर। आएंगे, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, आएंगे सर। बिल्कुल आएंगे। अब बताइए कि इन डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा? सर शेप सर चेंज कमजोर हो सकता है, सर शेप बिल्कुल स्टेट चेंज होगा। स्ट्रक्चर हमारा कमजोर हो सकता है। कमजोर हो सकता है। और बताएं। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर कमजोर हो सकता है। बेसिकली डिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? सर डिफॉर्मेशन का उसकी मतलब ये शेप हुआ शेप चेंज हो जाना साइज सर। का पार्ट, शेप साइज शेप चेंज चेंज हो हो जाएगा। जाना, आइदर इन वन डायरेक्शन, टू डायरेक्शन और थ्री डायरेक्शन, ठीक है? किसी भी डायरेक्शन में उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स देयर इज सम डिफॉर्मेशन, एंड these deformation may be in single direction, two direction and multi direction also. Due to cohesion between the molecules, the body resists deformation। अब दो टर्म्स हैं, आपको ये चीजों के बारे में पढ़ना है, कोहेजन और अडहेजन। जानते हैं, आपने पहले पढ़ा होगा नाइन्थ और 10th क्लासेस में। यस सर। शायद फिजिक्स में था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जानते हैं कोई कोहेजन एंड अडहेजन? इस बार भी था सर शायद। जी जी बताएं। सर शायद कोहेजन सर फिजिकल अपीयरेंस होता है किसी स्ट्रक्चर मेंबर का सर, मे बी, ओके, नॉट श्योर। ठीक है। और कोई, किसी को और द याद है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है। और कोई? चलिए ठीक है। तो बेसिकली आप देखिए, कोई भी एक जो बड़ी ऑब्जेक्ट है आपकी, वो कंप्राइजेस होती है डिफरेंट, और अब इसको आप समझेंगे कि जो एक बिग ऑब्जेक्ट है कंप्राइजेस ऑफ इनफाइनाइट और मे बी फाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये सभी लोग जानते हैं कि एक बड़ी ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। यस सर। यस जी सर। सर। जी सर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, हो सकता है कि वो एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, या वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो, ठीक है? अब मान यस के सर। चलिए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो सिमिलर और सेम सेम मटेरियल के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो बेसिकली उन
मटेरियल के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी कुछ फोर्सेस होगी, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। अट्रैक्टिव फोर्स हो या फिर रिपल्सिव फोर्स हो, आप ये जानते हैं कि किसी भी दो पार्टिकल्स के बीच में दो ही टाइप की फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यस सर। अब ये जो दो फोर्सेस हैं, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, और जिन दो पार्टिकल्स के बीच में एक्सर्ट कर रही है, सिर्फ दो ही सिचुएशन बन सकती हैं। क्या क्या होंगी वो? पहली तो सिचुएशन ये होगी कि वो जो दो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस एक्सर्ट कर रही है, वो दोनों पार्टिकल सेम मटेरियल से मिलके बने हों, या फिर वो दोनों पार्टिकल डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने हों। यही दो पॉसिबिलिटी है। जी सर। जी सर। तो बेसिकली जो कोहेजन है, कोहेजन वो फोर्स है जो दो पार्टिकल के बीच में अटैक करती है, और वो दो पार्टिकल सिमिलर, और बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं, सिमिलर से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा कि सेम मटेरियल के पार्टिकल से मिलके बनी होती है। और जो अडेशन है वो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से के जो बीच में जो फोर्स होती है वो आपकी अडेशन होती है। ठीक है, इसमें यस कोई सर। दिक्कत है? यस सर। ठीक है। अब आप मान के चले कि जो कोहेजन फोर्स है जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सर्ट कर रही है, तो वो अपने ऊपर लगने वाली फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से जो डिफॉर्मेशन होने चाहिए थे वो उसको रेजिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा कि वो डिफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, हर कोई ये, अगर आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो क्या आप ऐसे ही फोर्स को लगने देंगे? आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे या नहीं? यस जी सर। सर करेंगे। यस सर, अपोज करेंगे। तो बेसिकली जो आपकी जो इंटरनल एबिलिटी है, जो यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेजन है, जो डिफरेंट टाइप, जो बेसिकली सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में एक्सर्ट कर रही है, वो अपने ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल फोर्स एक टाइम के बाद भी लगती रहेगी, क्या वो जो फोर्स ऑफ कोहेजन है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्या वो अभी भी क्या उस फोर्स को रेजिस्ट कर पाएगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि उन दो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्सर्ट कर रही है, फोर्स ऑफ कोहेजन, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई हो रही है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अब आपको डिफॉर्मेशन विजिबल होंगे, आप उस डिफॉर्मेशन को देख पाएंगे। समझ में आया यहां तक सबको? यस सर। जी सर। जी सर। तो बेसिकली तो बात यही कर रहे हैं कि व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, देन देन बताएं, then the body tends to undergo some deformations due to cohesion between the molecules. The body resists deformation, oppose करेगा। This resistance by which material of the body opposes the deformation is known as the strength of material. ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ना, आपके बेसिकली जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है उसको आप कहीं कहीं पे देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी आप बोलते हैं। कुछ जगहों पे, यस सर। कुछ कॉलेजेस में, कुछ जगहों पे आगे भी, और कुछ बुक्स के जो टाइटल होते हैं वहां वहां पर आप देखेंगे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी लिखते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या हुआ? मटेरियल की स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है? जो इंटरनल एबिलिटी है उसके ऊपर लगने वाले फोर्स को रेजिस्ट करने की, वही तो है जो डिफॉर्मेशन को अपोज कर रहा है। तो दिस इज, तो द रेजिस्टेंस बाय विच मटेरियल ऑफ ए बॉडी अपोजेस द डिफॉर्मेशन is known as strength of material. Within a certain limit,
that is in the elastic stage, the resistance offered by the material is proportional to the deformation brought out on the material by the external force. Also within this limit, the resistance is equal to the external force or the applied load. यहाँ तक समझ में आया सबको? सर एक बार Yes, ऐसे sir. लिमिट डिफाइन जी सर। हाँ, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक जो फोर्स अप्लाई हो रही है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस बॉडी का, जो कि उस अपने ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है, ये एक लिमिट तक ही होगा और वो लिमिट होती है इन द रेंज ऑफ इलास्टिक स्टेज। ठीक है, इसी लिमिट यस का सर जो एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाएगा इंटरनल जो फोर्स है उसकी, उसको आप बेसिकली रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, बट बियॉन्ड द इलास्टिक स्टेज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल is less than the applied load. In such case, the deformation continues until failure takes place within elastic stage. The resisting force equals applied load. This resisting force per unit area is called stress. बताइए। सर क्या हम इसको जो इंटरनल रेसिस्टेंस है इसको यहाँ पे कोहेशन फोर्सेस भी बोल सकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस को? जी सर। नहीं, देखो दोनों टर्म अलग चीज है। जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो उस मटेरियल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है और अलग अलग मटेरियल का, अगर सिविल इंजीनियर हैं तो बेसिकली आपको दो मटेरियल के बारे में, हर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, और वो दो मटेरियल कौन से हैं? कंक्रीट एंड स्टील। ठीक है जी सर। जी सर। स्टील की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। तो बेसिकली कंक्रीट और स्टील की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होती है, तो बेसिकली इंटरनल स्ट्रेंथ भी बेसिकली वो अलग होगा, लेकिन जो कोहेजन है बेसिकली वो सिमिलर और बेसिकली सेम मटेरियल के जो पार्टिकल्स हैं उनसे, उनके बीच में जो फोर्स है बेसिकली वो आपकी कोहेजन है। ओके सर। उसका जो बेसिकली ये तो आपके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगी, अगर वो नहीं भी लगती तो बेसिकली उनमें तो फोर्स एक्सर्ट कर रही है ना। वो जो एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्मॉल पार्टिकल्स के साइज से मिलके बनी हुई है, एक ऑब्जेक्ट, तो जो सिमिलर, जो सेम साइज, जो सेम टाइप के मटेरियल से मिले हुए जो पार्टिकल से बनी हुई है वो ऑब्जेक्ट, तो उसके बीच में जो फोर्स लगे तो फोर्स तो लगी रही है, वही तो कोहेजन है। और बेसिकली रेजिस्टेंस जो है वो तब हुआ तब आपका एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई की आपने, तभी तो आप रेजिस्टेंस करेंगे। ठीक है? यस सर। जी सर। तो इलास्टिक स्टेज में आप देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल है टू द अप्लाइड और बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जो भी रेजिस्टेंस होगा वो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा और एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो डिफॉर्मेशन होने लगेंगे। यस सर। और वो फिजिकली आप देख भी पाएंगे। इसको एक तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली मान के चलिए किसी, जैसे आप एक जो रबर बैंड है वो आप ले लें, तो बेसिकली रबर बैंड को आप स्ट्रेच करें। ठीक है, तो रबर बैंड को आप स्ट्रेच करेंगे एक लिमिट तक और स्ट्रेच करने के बाद आप उसको छोड़ दें, तो बेसिकली स्ट्रेच जब आपने किया एक पॉइंट तक लेकर गए तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी यस सर। जी सर। या विड्थ बढ़ेगी या कम होगी? विड्थ सर कम होंगी। कम होगी सर। तो बेसिकली जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी। इसका मतलब क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया। बिल्कुल ठीक है। तो आप जब उस चीज को छोड़ेंगे, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, उसको जब आप छोड़ेंगे, क्या वो अपने इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएगा? यस सर। जी सर। तो बेसिकली अगर वो इनिशियल स्टेज में पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो उसमें डिफॉर्मेशन हुए थे वो फिर से अपनी इनिशियल स्टेज में पहुंच गए फोर्स ऑफ एप्लीकेशन के बाद भी, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के बाद मान के चलिए आपने उसको यहां तक खींचा था, आपने उस ऑब्जेक्ट को, जो इसे आपकी जो रबर बैंड है यहां तक आपने खींचा था और आपने उसको खींचने के बाद उसको छोड़ दिया तो अपनी वो इनिशियल स्टेज में पहुंच गई, कोई चेंजेस आपने नहीं देखे। लेकिन अगर आप उसको यहां तक खींच दें और वो अपनी इनिशियल स्टेज में ना पहुंचे, इसका मतलब क्या हुआ? डिफॉर्म कर गया सर सर। वो टूट जाएगा, डिफॉर्मेशन टूट डिफॉर्मेशन। जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन हो गया सर। परमानेंटली सेट हो गया। मतलब वो अब चाहे आप उसमें फोर्स को रिमूव भी कर दें वो डिफॉर्मेशन नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक स्टेज तक आप अगर उस मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं और फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो डिफॉर्मेशन आया वो टेम्परेरी था, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया वो डिफॉर्मेशन गायब हो गया। मतलब आपका मटेरियल अपनी इनिशियल स्टेज में पहुंच गया और उसके बाद एक पॉइंट के बाद जब आप उसके बियॉन्ड भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते देते हैं तो उस मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन सेटअप हो जाते हैं। आप अगर फोर्स को रिमूव भी कर दें तो वो डिफॉर्मेशन रिमूव या गायब नहीं होते हैं, वो परमानेंटली सेट हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये इलास्टिक स्टेज की बात कर रहे हैं आप। और बेसिकली देखो स्ट्रेस क्या है बताइए? ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है जो कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है इंटरनली, समझ रहे हैं नहीं? यस सर। जी सर। तो प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस है वो यही है कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया है, और फोर्स कौन सी वाली? जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है। लेकिन स्ट्रेस क्या है? जो डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। बेसिक इंटरनली फोर्स जो फोर्स लगता है सर। पर यूनिट एरिया। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हैं या नहीं? स्ट्रेस वर्सेस प्रेशर, यस सर। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। सर दोबारा बता दीजिए सर। बेसिकली जो प्रेशर है और स्ट्रेस दोनों में फोर्स अपॉन एरिया ही है। आप अगर मैथमेटिकली देखेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया है तो यूनिट भी सेम रहेगी, क्योंकि फोर्स चाहे वो इंटरनली हो, एक्सटर्नली हो, रेजिस्टिंग हो या कोई भी हो, चाहे वो टेंसाइल है, कंप्रेसिव है, कुछ भी है, आप उसको मेजर तो न्यूटन में ही होगा ना वो। और यस सर। एरिया की यूनिट क्या होगी आपकी? जी सर। मीटर स्क्वायर होगा। तो मीटर यूनिट वाइज देखेंगे तो दोनों की यूनिट सेम है प्रेशर और स्ट्रेस की। लेकिन अगर डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो अलग है। डेफिनेशन वाइज क्या है? प्रेशर होता है जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुई उस मटेरियल बेसिकली क्रॉस सेक्शन के ऊपर, अब वो अपॉन एरिया। और स्ट्रेस क्या है? जो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड हुई इंटरनली जो मटेरियल है वो कितना रेजिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। जी सर। यस सर। चलिए ठीक है। बेसिकली अब ये देखिए ये दो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इसको ध्यान से आपको समझना है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड देन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ है जिसको आप लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम भी कहते हैं। आपने अभी सुना ऊपर जब हम सिलेबस की बात कर रहे थे तो वहां वहां पर आपने सुना। तो बेसिकली लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम या कर्व ये क्या है? ये दो पैरामीटर के बीच में प्लॉट होती है। पहली चीज वो पैरामीटर कौन से हैं? स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। क्लियर है? यस सर। स्ट्रेस को वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और स्ट्रेन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को और क्या कहते हैं बताइए? क्या वाई सर? एक्सिस ऑर्डिनेट। नाम है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट। सर ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक को एब्सिस है एक कोऑर्डिनेट।
ठीक है। यस सर। तो बेसिकली स्ट्रेस आपका वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा, स्ट्रेन आपका एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा। ये क्या शो कर रहा है ग्राफ? बेसिकली ये लाइन है ना, और ये ऐसी थोड़ी ड्रॉ हुई है आपकी। अगर आप किसी भी ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आपको ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या क्या चाहिए? वैल्यूज, जी कोऑर्डिनेट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कौन से कोऑर्डिनेट चाहिए? सर एक्स वाई एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट। बिल्कुल ठीक कहा। तो बेसिकली ये पॉइंट चाहिए ना आपको। किसी भी जी ग्राफ सर। किसी भी ग्राफ या कर्व को प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट चाहिए। पॉइंट का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। यस सर। कोऑर्डिनेट सर। ये स्ट्रेट लाइन है आपकी। ये स्ट्रेट लाइन बनी कब? बेसिकली आपने पहले पॉइंट ली, बेसिकली वैल्यू ली होगी ना आपने। आपके पास कुछ जो है वो स्ट्रेन की वैल्यू होगी, फिर आपके पास कुछ स्ट्रेस की वैल्यू आई है, फिर स्ट्रेन, फिर स्ट्रेस, एंड इसी तरीके से पॉइंट्स होंगे आपने, और पॉइंट्स का फिर आपने ज्वाइन किया होगा, तो तब जानकर आप ये ग्राफ प्लॉट हुआ है आपका। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं ये एरो क्या शो कर रहा है। किसी को पता है एरो क्या क्या शो कर रहा है यहाँ पर? ये चीज और ये चीज। सर उससे स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है सर, स्ट्रेन और डिक्रीज कर रहा है। ओके। और कुछ और समझते हैं कुछ इससे? सर यूनिफॉर्मली दोनों सर इलास्टिसिटी होगा सर। इलास्टिसिटी होगा। और ठीक है, चलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस घट रहा है तो स्ट्रेन ठीक भी घट है, बहुत सही। ठीक है, ठीक है, सही है। सर देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली ठीक है, प्रोपोर्शनल सही है, टू ठीक है। स्ट्रेन। बेसिकली स्ट्रेट लाइन का मतलब ही ये होता है, चाहे वो कोई भी दो पैरामीटर हो, अगर आपको ग्राफ पे प्लॉट होते हुए दिखाई दे रहा है स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने पहले पढ़ा होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, नहीं है ये? यस सर। यस जी सर सर। जी स्ट्रेस सर। इक्वेशन। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही तो मतलब सी क्या होता है? इंटरसेप्ट है, सी जी जीरो। यस सर। बेसिकली y इज इक्वल टू mx, mx। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और इसका मतलब क्या हुआ कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जी सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। ठीक है। अब समझते हैं कि ये एरो क्या शो कर रहा है। बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट तक, यहाँ तक बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से इन दो पैरामीटर, इन दो बेसिकली पॉइंट के बीच में बात करते हैं हम। ये इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल, ये फाइनल पॉइंट है आपका। ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। ठीक है। यस जी सर। सर। आप ये बताइए पहले स्ट्रेस आएगा या स्ट्रेन आएगा? ध्यान से सोच के, स्ट्रेन आएगा। पहले आप पहले सोचो, पहले 1 मिनट पहले आप सोच लें कि पहले क्या आएगा। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है तो स्ट्रेन ही आएगा पहले। पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, स्ट्रेस आता है। अच्छा, और कुछ? सर पहले स्ट्रेन आएगा सर। पहले स्ट्रेन आएगा। अच्छा ठीक है। और फिजिकली आप सोचे जरा थोड़ा सा इस चीज को। एक दो मिनट पहले ले, आप पहले सोच चलो, पहले आप जो अभी हमने डिस्कस किया ना उसको जहन में रख के आप सोचें। सर स्ट्रेस आएगा फिर। सर स्ट्रेस आएगा, क्योंकि स्ट्रेस लगाने के बाद सर लेंथ में स्ट्रेन। चेंज होगा। अगर स्ट्रेस लगेगा क्रॉस सेक्शन तो लेंथ में ही चेंज होगा, तो स्ट्रेस उसके अकॉर्डिंग होगा। जी पहले स्ट्रेस होगा सर। सर स्ट्रेस आएगा पहले। ठीक है। स्ट्रेस होगा सर। अच्छा, अब आप में से कोई भी एक बताए कि पहले स्ट्रेस क्यों आएगा, बताइए। सर स्ट्रेन जो होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ठीक जब है, तक स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, जब तक स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, जब तक स्ट्रेन भी प्रोड्यूस नहीं होगा। बहुत अच्छे। चेंज ठीक नहीं आएगा सर जब तक स्ट्रेस नहीं लगेगा। ठीक है। क्या किसी को ऐतराज है इस चीज को मानने में या फिर समझने में? नो सर।
चलिए ठीक, नो सर सेम। चलिए ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि दोनों चीजें बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और आपके स्ट्रेन भी इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट के आने के बाद खत्म हो गई दोनों चीजें, क्योंकि ग्राफिक आगे एक्सटेंड ही नहीं हो रहा है आपका। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एरो शो कर रहा है कि इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, आइदर वो स्ट्रेस में इंक्रीमेंट हो या फिर स्ट्रेन में हो, दोनों चीज में इंक्रीमेंट को शो कर रहा है पहली चीज। और ये जो चीज है आपका, ये जो डाउनवर्ड एरो है, ये शो कर रहा है डिक्रीमेंट को। और ये कब होगा? अच्छा, इन दो पहला पता है 1 जो ऊपर वाला है और नीचे वाला 2, 1 कब होगा बताएं जरा मुझे आप। जब एक्सटर्नल फोर्स उस मटेरियल के ऊपर आप ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये होगा। यस सर, और सेकंड वो फेज इलास्टिक स्टेज में जाता जाएगा सर। ठीक है, सेकंड फेज कब होगा? तो जब इलास्टिक जब स्टेज से वो आगे चला जाएगा। इलास्टिक स्टेज से मेन अपने ओरिजिनल स्टेट में डिफॉर्मेशन स्टेज पे चला जाएगा। ओरिजिनल और स्टेट फिर में कुछ बोलना चाह रहे हैं? ध्यान से सोच के बोले आप। फर्स्ट तो आपने ठीक कहा, सेकंड सही नहीं कह रहे हैं आप। सेकंड वाली कंडीशन कब होगी आपकी? सर एक्सटर्नल फोर्स तो को जब हटा देंगे एक्सटर्नल फिर फोर्स आएगी। जब बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हटा बढ़ देंगे जाएगी। फिर आएगी। नहीं सर, आफ्टर रिमूविंग ऑफ बहुत एक्सटर्नल बहुत फोर्स। बहुत सही कहा आपने। बेसिकली जो है ये जो डिक्रीमेंट शो कर रहा है, अभी हमने जो ऊपर बात की कि आप एक जब जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाई, एक पॉइंट तक आप इंक्रीज करेंगे, फिर आप उसको छोड़ देंगे, फिर रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के बाद बेसिकली ये शो कर रहा है, ये चीज डाउनफॉल जो शो कर रहा है, मतलब आपने वो फोर्स को रिमूव कर दिया। अब रिमूव जब आप करेंगे तो धीरे धीरे रिमूव होगा ना वो। और जब धीरे धीरे रिमूव होगा तो उसके अंदर जो स्ट्रेसेस और स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है, वो धीरे 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 क्या होगी? कम होती कम हो होगी। जाएगी। डिक्रीमेंट आ जाएगी, डिक्रीमेंट। बहुत अच्छे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो कम होते होते अपनी इनिशियल स्टेज या इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन परसिस्ट करे? क्या क्या उसमें परमानेंटली वो कोई भी डिफॉर्मेशन सेटअप हुआ क्या? नो सर, नहीं हुआ कोई सर। डिफॉर्मेशन, देयर इज नो डिफॉर्मेशन। बिल्कुल, there is no deformation after the removal of the external force. Then what is means? इट मींस इलास्टिसिटी सर। बिल्कुल ठीक है, it means particular material shows elastic deformation। ठीक है, अगर ये आप समझ गए हैं तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, समझ गए इस चीज को। जी जी सर। सर। जी सर समझ बिल्कुल जी सर। चीज हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे जो हेलो सर। हो रहा है, जी जी बताएं क्या हुआ, बताएं। सर ये टेम्परेरी होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जी बिल्कुल टेम्परेरी होता है, तभी तो परमानेंटली सेट नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर वो जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंटली सेटअप हो जाएगा। अब उसके बाद आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उसको इनिशियल स्टेज में नहीं पहुंचा सकते हैं। ओके सर, थैंक। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जब इंक्रीज कर रहा है एक पॉइंट के बाद, जब आपने रिमूव किया एक्सटर्नल फोर्स को, तो आप देख रहे हैं कि वो इनिशियल पॉइंट पे भी नहीं पहुंचा, अपनी इनिशियल स्टेज पर भी नहीं पहुंचा। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आई, बेसिकली ये वैल्यू आएगी ना आपकी, यस सर, जी यस सर। सर। जी सर। है ना आपका ये। तो बेसिकली ये कुछ वैल्यू होगी, तो यहाँ पे वो कुछ स्ट्रेन होगा। और स्ट्रेन अभी आपने कहा कि चेंज इन डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल डिफॉर्मेशन, अगर दोनों सेम है तो कट के क्या आएगा? 1 आएगा। अगर न्यूमरेटर और यस सर। डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है तो मतलब 1 आएगा, मतलब कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तभी तो परमानेंटली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व है, जो कि आप इसको लोड डिफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। और ये दोनों अलग अलग मटेरियल के लिए भी आप बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर या पूरी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं, आप उनका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बना सकते हैं। और कुछ मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म होंगे और कुछ मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म होंगे। ठीक है, यहां तक कोई जी बात? सर। नो सर।
चलिए ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लोड्स की। ये जो टाइप्स ऑफ लोड्स है ये जनरल बात कर रहे हैं हम, लेकिन आप जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्ट्रक्चर इन केस मतलब आप जब बीम्स, स्लैब और आप जो है रोलर सपोर्ट्स और टाइप्स ऑफ द बीम्स और टाइप्स ऑफ द लोड्स की जब बात करेंगे तो वहां पर्टिकुलर लोड्स की बात आप करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि ब्रॉडली जो टाइप्स ऑफ लोड को क्लासिफाई किया गया है वो 5-6 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहले क्या है आपका डेड लोड्स। आप देखेंगे बेसिकली दो ही टाइप्स के लोड्स है आपके। फर्स्ट है आपका डेड लोड और सेकंड है आपका लाइव लोड। डेड लोड क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा शायद पहले, ये पढ़ा है नहीं? डेड वेट पड़ा। जी सर पढ़ा है सर, पढ़ा। डेड वेट यस सर। डेड वेट ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सेल्फ बेसिकली सेल्फ तो सर परमानेंट वेट है सर। ओके ठीक है, तो बेसिकली डेड लोड, लाइव लोड, टेम्पररी लोड। जी जी जी, बेसिकली डेड लोड की जब आप बात करते हैं तो बेसिकली इसका नेचर होता है स्टैटिक, और स्टैटिक नेचर है इसका मतलब परमानेंट से होता है। परमानेंट किस सेंस में है, मतलब उस जो भी एलिमेंट या मटेरियल की बात आप कर रहे हैं उसका जो लोड होगा, वो जो मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकता है। यस सर। इसीलिए उसको परमानेंटली फिक्स है ना, वो अपनी पोजीशन के ऊपर। तो बेसिकली उसका नेचर स्टैटिक हो गया और लोड आपका परमानेंट हो गया, और इसको आप डेड लोड भी कहते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें जो फ्लोर्स हैं या वॉल्स हैं या रूफ्स हैं या कॉलम्स हैं, स्टेयर्स हैं या परमानेंट इक्विपमेंट्स हैं, इन सभी का सेल्फ वेट जो भी होगा वो आपका डेड लोड होगा। फिर आपका लाइव लोड क्या हुआ, फिर जो कि फ्लक्चुएट करता रहता है। फ्लक्चुएट कर रहा है इसका मतलब टेम्परेरी है, और किस सेंस में है, किस सेंस में हम इसको टेम्परेरी कह रहे हैं, मतलब सर मोशन मोशन के सेंस में एक आई थिंक। इसकी जो सर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर एक होता है। जगह से दूसरी जगह ले जा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्रिजेस में जैसे होता है। जी जी जी। तो बेसिकली इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, इसलिए आप इसको लाइव लोड में कंसीडर करते हैं। दोनों दोनों रिमेन कांस्टेंट सच एज द वेट ऑफ द ट्यूबल, फर्नीचर, अप्लायंसेस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, मूवेबल इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल मूविंग ऑन अ ब्रिज है। तो ये सारे जो है आपके लाइव लोड के पार्ट्स हैं आपके। फिर आपका विंड लोड भी होता है, फिर स्नो लोड्स भी हैं, अर्थक्वेक लोड्स भी हैं और अदर लोड्स भी हैं। लेकिन बेसिकली आपको अभी डेड लोड और लाइव लोड के बारे में ही पढ़ना है, पता होना चाहिए। लेकिन जो आपको अभी आप देखेंगे कि आरसीसी में और स्टील में जब आप डिजाइनिंग करेंगे तो आपको डिजाइनिंग में वहां पे इनको कंसिडर करना पड़ेगा, सेल्फ वेट को, लाइव लोड, डेड लोड को, लाइव लोड को। इनकी कैलकुलेशन होगी, आपको इनके जो डायमेंशंस है, क्रॉस सेक्शंस है, उसके बेसिस पे आपको ये कैलकुलेट करना होगा। चलिए ठीक है, अब आपने एक टर्म ऊपर पढ़ी थी डिफॉर्मेबल, तो उसी के साथ साथ हम बात करते हैं रिजिड बॉडी की। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या है दोनों में डिफरेंस। तो बेसिकली रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी ऑन विच द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स नेवर चेंजेस whatever be the force applied on it। इसका मतलब हमने बात की ऊपर कि कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, सभी लोग जानते हैं। यस जी सर। सर। यस जी सर। सर। इक्विवेलेंट पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिलके बनी हुई है। उनमें जब आप ऊपर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है? अगर नहीं नो आप सर। उस बॉडी के ऊपर कितने भी मैग्नीट्यूड का फोर्स आप अप्लाई कर दें, अगर उन दो पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी रेस्पेक्ट में, तो ऐसी बॉडी को आप रिजिड बॉडी कहेंगे। क्या आप इसकी एनालिसिस करना चाहेंगे क्या? सर अगर किसी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज ना हो। जी नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि आप ऐसी बॉडी की एनालिसिस या डिजाइनिंग या डिटेलिंग करना चाहेंगे? बताएं। सर वो जब रिजिड रहेगा तो उसका डिजाइन कैसे बनेगा फिर? बिल्कुल, तो यही तो क्वेश्चन है, नहीं करना चाहेंगे।
जब फोर्स के एप्लीकेशन की वजह से कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे तो आप उसकी एनालिसिस करेंगे क्या? बस फोर्स आप इंक्रीज करते जा रहे हैं या फिर आप डिक्रीज करें, कुछ भी कर ले, जब उसमें कोई उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हम लोग जी, उस पे कुछ कर नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। तो जब उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन, कोई भी चेंजेस नहीं होगा तो ऐसी बॉडी की आप कोई भी एनालिसिस, डिजाइनिंग, डिटेलिंग नहीं करेंगे। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है। समझ रहे हैं? यस जी सर। सर, जी सर। कोई भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकली देयर इज नो रिजिड बॉडी। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर, जो आपके पास फोर्स अप्लाई करने की जो एबिलिटी है, आप मैक्सिमम जो भी एबिलिटी आपके पास है वो उस पर चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में इतने इक्विपमेंट्स हैं, जब आप उसका लोड लगाएंगे तो मे भी चेंज होगा। सोर्सेज बहुत सारे हैं। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो रिजिड बॉडी। तो आप कहीं पर भी देखेंगे तो आप बात करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी की, उसी की एनालिसिस की बात करेंगे, उसी पर फोर्सेस लगेंगे एंड सो ऑन। तो बेसिकली क्या हुआ? A deformable body is defined as a body on which the distance between the 2 points changes under the action of the some forces when applied on it. The study of the property of this body is called elasticity. ठीक है? यस इस सर। ऐसे ऑब्जेक्ट यस की सर। हम प्रॉपर्टी पढ़े, उसकी स्टडी के बारे में बात करेंगे तो बेसिकली वो उसकी इलास्टिसिटी क्या रहता है। ऑल सॉलिड्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। हर एक सॉलिड्स जो यस है सर। वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। ठीक है? आप एक ये चीज लास्ट हम पढ़ते हैं इसको। और ये चीज जो हम करने जा रहे हैं, ये जो 4 टर्म्स आप समझ रहे हैं, ये बहुत बाद की चीजें हैं। मतलब बाद की मतलब ये थर्ड ईयर के बाद आपको ये चीजों के बारे में एहसास होगा, इस चीज के बारे में आपको समझ में आएगा थर्ड ईयर के बाद। लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा पहले ही बता रहा हूं ताकि ये चीज आपकी शुरुआती जहन में रहे। ठीक है? क्या है बेसिकली, है क्या चीज ये? तो बेसिकली हम बात करते हैं द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स मेनी कंसिडरेशन। आप जब किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की बात करते हैं तो उसमें कई सारे कंसिडरेशंस होते हैं। among which, उन सभी में से 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड। मतलब जितने भी कंसिडरेशंस हो सकते हैं डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी स्ट्रक्चर के, उन सभी में से 4 ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करना कंपलसरी मान लिया होता है। आप पढ़ेंगे आगे कि सिविल इंजीनियरिंग में और अदर जो ब्रांचेस है उसमें भी आईएस कोड्स होते हैं। नाम सुना है आपने? यस सर, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। जी, आईएस कोड्स होते हैं आपके। ये क्या है, कोई जानता है आईएस कोड्स क्या है? सर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे सर वो आईएस कोड इंडिया का होता है उसके अकॉर्डिंग। जी, बेसिकली आप देखेंगे कि जितने भी सिविल इंजीनियरिंग में आप बात करते हैं किसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग, डिटेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अगर मैं एक छोटी सी एक बात करूं, एग्जांपल ले लें। आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है 1 फ्लोर का। ठीक है? एक बिल्डिंग आपको कंस्ट्रक्ट करनी है 1 फ्लोर की। तो आपको उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आप मुझे बताएं जल्दी से। मटेरियल क्या चाहिए होगा आपको बेसिकली? आप मतलब डीप कंक्रीट, जाते हैं। स्टील, बताइए। सीमेंट, कंक्रीट, पहले तो स्टील, स्पेस चाहिए सर। सीमेंट, ठीक है? वाटर। सर और लेबर, मैसनर ठीक है? और वाटर की रिक्वायरमेंट होनी ठीक है? चाहिए। और कुछ? और इंजीनियर डिजाइन ठीक है, डिजाइन फाउंडेशन कैसे करना बिल्कुल पड़ता ठीक है। है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप आप मतलब कोई 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 चीजों को जानते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे कि अगर मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूं, जैसे कंक्रीट आपने कहा, तो जो कंक्रीट वर्ड है ये इंडिविजुअल नहीं है, ये कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है। कंक्रीट का मतलब आप अगर आप समझेंगे तो इसमें 3 चीजें आती हैं। कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड तीसरी चीज क्या होगी? बताइए। राइडियन, जी, राइडियन। अच्छा, अभी अभी पढ़ा नहीं है सर इसके बारे में चलिए तो ठीक है, पता। कोई नहीं।
तो बेसिकली आप इसको, मैं और अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप देखेंगे कि आपको पानी चाहिए, ठीक है, यस सर। सीमेंट चाहिए जी और सैंड चाहिए आपको। जी और कोर्स एग्रीगेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें आपको जो होती है ना वो रोडी जो आप बोलते हैं इसको, तो वो चीज आपको चाहिए। उसको आप एक जो इंजीनियरिंग टर्म्स है उसको आप कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। तो ये चीजें, कोर्स एग्रीगेट। जी जी जी, गिट्टी भी होता है। हाँ गिट्टी भी होता है, ठीक है। तो इसको, इन सभी को मिला के कंक्रीट फॉर्म होता है आपका, ठीक है। अब कंक्रीट के ये जो चीजें मिलके आपने बनाई, इनकी अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीज हो गई। किसी पर अब देखो आप पढ़ेंगे आगे कि डिफरेंट टाइप के ग्रेड होते हैं कंक्रीट के। तो अलग अलग टाइप के कंक्रीट के ग्रेड को बनाने के लिए इन चीजों का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए, क्या ये आपको पता नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यस सर, पता होना या फिर चाहिए। आप कितना भी पानी डाल दें, कितना भी सीमेंट डाल दें, कितना भी आप सैंड डाल दें, क्या ऐसे ठीक रहेगा? नहीं सर। तो नो बेसिकली, सर, एक आइडिया होना चाहिए। जी, तो बेसिकली यस सर, आईएस, 1:4 शायद। जी, तो जो आईएएस कोर्स होते हैं वहां पे आपको ये चीजें, इनकी जो रिक्वायर, जो इनके आप कहें कि जो डायमेंशंस हैं और जो इनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर वहां पे ये चीजें मेंशन है कि इस, अगर आपको इस ग्रेड का कंक्रीट चाहिए तो ये चीजें आपको इतने रेशो में, इतने प्रोपोर्शन में चाहिए होंगी। तो ऐसे ही आपका स्टील का है, ऐसी जो और भी चीजें हैं, तो उन सभी की आपको एक पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए होती है कि भाई हमें इस ग्रेड का कंक्रीट या इस ग्रेड का स्टील चाहिए, तो उसमें हमारी जो कंपोजिशन है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो इनकी जो भी वैल्यूज हैं, परमिसिबल लिमिट्स जो है इनकी, वो सारी आईएस कोड में मेंशन होती है, ठीक है। यस सर। तो आप देखेंगे तो ये सारे जो भी कंसिडरेशंस आप करेंगे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, तो चार ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने चाहिए। पहला क्या है? द स्ट्रक्चर मस्ट मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। जो भी स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हैं वो आपका, जी, तो बेसिकली आप देखेंगे जो आप स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वो सेटिस्फाई करे, मीट करे, मतलब आप जिस चीज और जिस पर्पस के लिए आप उसको बनाने जा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस, जो क्राइटेरिया आपने सेट किया है वो फुलफिल करे। इसको आप एक टर्म से आप इसको डिनोट करते हैं, आप समझते हैं। वो टर्म क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर मस्ट मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, मींस जो स्ट्रक्चर होगी उसकी जो यूटिलिटी है वो फुलफिल हो। सेकंड क्या है आपका? द स्ट्रक्चर मस्ट कैरी द लोड सेफली। सेफ्टी मतलब क्या है कि जितने लोड के लिए आपने इस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है वो सेफली उस लोड को कैरी कर सके। मान के चलिए आपने ब्रिज डिजाइन किया और आपने जो ब्रिज को डिजाइन किया, आप देखेंगे कि इसमें इतने व्हीकल्स एक साथ अगर आ जाएं तो ये लोड कैरी कर पाए, ठीक है। मान के चलिए उस एक टाइम पे उतने स्ट्रेच में, जो आपकी लेंथ का है, विड्थ का है, जो भी आप कहें, उतने स्ट्रेच में उस ब्रिज के ऊपर अगर किसी भी टाइप का व्हीकल, चाहे कितना ही हैवी व्हीकल क्यों ना हो, अगर सारे व्हीकल एक साथ उस स्ट्रेच के ऊपर अगर एक ही टाइम पे अगर आ जाएं तो क्या वो ब्रिज सेफली उतना लोड कैरी कर पाएगा? अगर सेफली कैरी कर पा रहा है इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर की जो आपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है वो फुलफिल है।
तो बेसिकली सेकंड क्या हुआ आपका, सेफ्टी। देन यस सर। the structure should be economical in material construction and cost। इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं, पैसा। सर पैसा जी सर। अच्छा होना चाहिए, आपको मटेरियल अच्छा होगा तो फिर जी अच्छा होगा। मतलब ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, उसमें जो मटेरियल लग रहा है या जो भी आप चीजें उसमें यूज कर रहे हैं, उसमें आपको उन चीजों को खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए होगा। तो आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं और ऐसे मटेरियल का और वो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन यूज करें ताकि स्ट्रक्चर की कॉस्ट बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ध्यान में रखना है। आपने यस सर। स्ट्रक्चर तो बना लिया, लेकिन वो इतना आपने कॉस्टली बनाया कि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इकोनॉमी पर भी ध्यान देना है कि वो इतना यस सर। इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है। यस सर। फोर्थ वन क्या है आपका, द स्ट्रक्चर शुड हैव अ गुड अपीयरेंस, जिसको आप एस्थेटिक कहते हैं। मतलब क्या अच्छा है, लगा, जो हाँ सौंदर्य। जी, जो भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, बनाने के बाद जो उसका फाइनली लुक होगा वो देखने में भी गुड अपीयरेंस हो उसका। तो बेसिकली आपको सिविल इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर होते हुए इन 4 टर्म्स जहन में होनी चाहिए। वो कौन कौन सी टर्म्स हैं बताइए मुझे आप। सिंपल। यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक है। इकोनॉमी, सेफ्टी, इकोनॉमी, यूटिलिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी, एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स। बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हो गई आपकी। आप जब सिविल इंजीनियर फाइनली आप थर्ड ईयर के बाद आएंगे, थर्ड ईयर के बाद जब आप जाएंगे तो इन चीजों का सिग्निफिकेंस आपको वहां समझ में आएगा। क्यों आएगा समझ में, मान के चलिए अभी आप जब आरसीसी पढ़ेंगे, स्टील पढ़ेंगे या और भी चीजें आप जब दूसरी चीजें पढ़ेंगे तो वहां का आपको डिजाइन करना होगा। तो डिजाइन करेंगे जब आप, तो आपको वहां पे ये बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहा हूँ, उस ये ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर रहा हूँ, उनका जो क्रॉस सेक्शन है वो ये होना चाहिए, कंक्रीट में ये चीजें होनी चाहिए, इस ग्रेड की होनी चाहिए, और उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो इतना होगा, इतना लोड कैरी करेगा। एंड वो सारी चीजें आप जब उसमें डिजाइनिंग पार्ट में देखेंगे तब उसके बाद आपको समझ में आएगा। क्लियर है ये यस सब? सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक जी है। सर। आज के लिए इतना रखें। सर वो शो कर देना जी सर। इसके ऊपर वाला, जी सर। जी लोड वाला सर, लोड वाला। ओके सर, थैंक। ठीक है, चलिए। सर हम इसे इसे कॉपी पे रिटर्न कर सकते हैं? देखो ये देखो, आप पहले तो ये बात ध्यान में रखो, मैंने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें भी आपसे कहा था कि आप ये जरूरी नहीं कि पॉइंट हर चीज आप नोट करें, लेकिन आप ऐसे बुलेट्स में आप चीजों को मार्क कर ले, लिख ले वहां पे, ताकि आपको ये पता रहे कि उस क्लास में क्या चीजें डिस्कस हुई थी। उन बातों को जो ओरली डिस्कस की जाती है, जो आपके समझ में नहीं आ रही है, उन चीजों को आप लिख सकते हैं, ताकि जब आप बाद में कैलकुलेशंस करें, क्वेश्चंस करें, या जब आपसे वाइवा हो तो उन चीजों के बारे में पूछा जाए तो वो आप उस अपनी कॉपी को खोल के देख सकते हैं। ठीक है ना। बेसिकली ये फिजिकल क्लासेस की तरह ही तो है। फिजिकल क्लासेस में आप जो है पेन और कॉपी आपके पास होता था, यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो आपको तो लिखना और समझना है ना। तो आपके पास जब आप क्लास करने बैठे, पेन और कॉपी होना चाहिए, चीजों को आप नोट करते रहें। ठीक है। यस सर। क्या कोई दिक्कत है आज की क्लास में? नो सर एक सर। नो क्वेश्चन सर। पूछना था। नो सर। नो सर। हेलो जी फैज साहब बताएं। सर, मैं उस वक्त भूल गया था, आप फोर्स के बारे में बताए थे। जी, सर फोर्स में और वर्क में दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं? फोर्स और वर्क में जी। बहुत डिफरेंस है। जैसे में? फोर्स और वर्क में बहुत डिफरेंस है आपका। आप पहले मुझे बताएं कि फोर्स, आपने फोर्स को डिफाइन कर दिया, वर्क को आप कैसे यस डिफाइन सर। आप करेंगे? आप पहले मुझे सर मेरे मैथमेटिक्स का
बता दें, आप उसकी डेफिनेशन छोड़ें, आप मैथमेटिकली आप मुझे बताएं कि हाउ टू डिफाइन और हाउ टू एक्सप्रेस और हाउ टू राइट मैथमेटिकली वर्क, बताइए। सर वर्क तो होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, आप खत्म हो गई। और वर्क आपने कहा भी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस हुआ ना, तो दोनों में यस सर, सिमिलरिटी क्या हुई? दोनों में सिमिलरिटी सर डिस्टेंस का हो रहा है। फिर ये सिमिलरिटी है ये। सर फर्क क्या है, फर्क? तो आप खुद कह रहे हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, तो बेसिकली डिस्टेंस की टर्म वर्क में आई या नहीं आई भी? तो मैथमेटिकली तो ये डिफरेंस हुआ, समझ रहे हैं? यस सर, और आप इसको और बेहतर तरीके से ये यस बता सर, सकते हैं कि जी जी वर्क इज इक्वल टू, और वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट के ऊपर आपको यस वर्क सर, डन कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो आप बात करते हैं, उसका जो डिस्टेंस है। अब मान के चलिए, अभी जब आप देखेंगे, आगे हम चीजों को जब पढ़ेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो फोर्स, जब आप मूवमेंट लेंगे, एक चीज और, एक टर्म और आपने पढ़ी है, मूवमेंट। अच्छा पता है मूवमेंट आपने डिफाइन किया होगा फर्स्ट ईयर में? यस सर। हाँ, फैज रजा, यस सर, जानते हैं क्या क्या होता है? यस सर, यस सर, क्या है बताइए मुझे। यस सर, ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स होता है सर। बिल्कुल ठीक है। सर टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स होता है अबाउट अ हिंज पॉइंट। ओके, बहुत सही। और मैथमेटिकली क्या है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? सर ये हो गया फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है आपने। और तो आप समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, डी की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी, क्या मूवमेंट होगा क्या? बताएं मुझे जी, फैज रजा, जो भी नहीं होगा, समझ आ रहा है आप बोलते रहे। नहीं होगा, और ये डी की वैल्यू जीरो सर कब नहीं होगा। होगी? जी बिल्कुल ठीक है आपने, डी की वैल्यू जीरो कब और कहां होगी यस सर, जानते हैं? डी की वैल्यू जीरो सर कब ये तो और कहां पता नहीं है, होगी, बताएं। ठीक है, चलिए सुनिए आप। पता नहीं है सर। अच्छा ठीक है। मोमेंट इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जिस पॉइंट के ऊपर आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है, अगर फोर्स उसी पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, तो क्या कोई डिस्टेंस होगा वहां पर? बताइए। जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप उसी पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करना है आपको, क्या कोई मूवमेंट होगा वहां पे? डिस्टेंस क्या होगा? जीरो। होगा सर, डिस्टेंस जीरो होगा। होगा ना? जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसी पॉइंट पे मूवमेंट कैलकुलेट करना है आपको, तो डिस्टेंस क्या होगा? यस सर, क्या होगा बताओ जी, जी? जीरो, जीरो होगा। तो समझ जीरो में मेरे हिसाब से आया? सर। अरे समझे? यस सर, अब आप वर्कडन में आए, यस सर, समझ गए, समझ गए। अब वर्कडन में आएंगे आप, तो फोर्स इनटू वहां पर भी वो है। तो वहां पे जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या वो है डिफरेंस, ये पता है आपको? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस जानते हैं आप? फैज रजा, चलिए ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? हेलो। और अगर जिस पॉइंट से आपने यस सर, इनिशियल स्टार्ट किया, उसी पॉइंट पर यस अगर सर, आप डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सर। जी, तो जिस
पॉइंट से आपने स्टार्ट किया सर उसी point डिस्प्लेसमेंट पर जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सर। जी, तो जिस पॉइंट से यस आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर जी पहुंच गए जी तो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन के फॉर्मूले में डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो displacement जाएगा है, सर। तो उस केस में भी वर्क डन आपका जीरो होगा। फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इस वजह से वर्क डन जीरो होगा आपका। क्लियर हुआ? यस सर यस सब सर बच्चों के समझ में आ रहा है या नहीं? यस यस सर। सर जी आ रहा है सर। जी जी चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते यस थे। सर जी सर। जी सर। हेलो सर, हमारे तो मेल आज पर सर सभी गूगल लोगों को समझ में क्लासरूम का आया? मैसेज नहीं आया है सर। किसी को कोई दिक्कत? अखलाक जी अंसारी, सर। आपने जो है वो मेल किया है आपने? जी सर, मेल तो की आप क्या किस नाम से है सर आपका? 1 लाख अभी सर का। नहीं, मैंने आपको भेजा होगा, देखो अगर आप, हाँ मैंने भेजा है, देखो आप मेल मेल खोल के देखो सर आप। यही ठीक है, नहीं, मैसेज नहीं दिखा रहा है सर। चलिए मैं एक बार फिर से आपको भेज देता हूँ। मेल ओपन करके देखो फिर हो जाएगा, कई बार चलिए, होता तो आज जो है आप 40-50, तो सबसे पहले तो आप जो है अपना इसमें चैट बॉक्स में रोल नंबर आप डाल दें ताकि जो है आपकी अटेंडेंस हो जाए। या एक मिनट आप रुकें, आप रोल नंबर मत आप डालें, मैं आपको नाम से कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, यस सर। जी वो सर। ज्यादा सिंपल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं 21 DC 8001 से। ठीक है ना? यस सर। सबको सीरियल नंबर मालूम है ही नहीं? मालूम है सर। एक सर मिनट मेरी मालूम है सर। सर मेरी बैट सर मेरी बैटरी लो है सर। सर अच्छा, जिनको दिक्कत है, जिनकी बैटरी लो है, तो वो अपना पहले बोल दें। जी लेकिन सर सबने बोले तो जनरली दिक्कत है, फिर बस वही बोले। बताइए कौन है? सर मेरी सर मोहसिन खान। मोहसिन खान। क्या यस नंबर है? सर। रोल नंबर कितना है? 8050। 8050। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लीव करें। ओके सर वाजिद नसीम सर। वाजिद नसीम। जी। रोल ओके, नंबर सर 8064। ठीक है ठीक है, अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट से। आशिक अंसारी। यस सर। ओके, अब्बास अहमद। अब्बास नहीं है, चलिए। अब्दुल समद। अब्दुल यस सर, समद। अब्दुल सर। अब्दुल इरशाद करीम। यस सर। अब्दुल नूर अंसारी। ओके, अब्दुल्ला। यस सर। अब्दुल्ला उमर। प्रेजेंट सर। एहसानुल कमर। प्रेजेंट सर। अल्तमश खान। यस सर। अरीब अहमद। अरबाज खान। प्रेजेंट सर हर बात। आसफ हफीज। दानिश। प्रेजेंट सर। फैज रजा। फैज। फरदीन। फरदीन। हम्माद। प्रेजेंट सर। हम्माद खान। यस सर। हार्दिक पाल। मेहताब आलम। यस सर। मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। मोहम्मद जीशान। मोहम्मद दिलकश खान। मोहम्मद मुस्तकीम। सर प्रेजेंट सर। ओके, मोहम्मद शाहिद।
मोहम्मद सुहेल, यस सर। मोहम्मद आबिद हुसैन, यस सर। मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, यस सर। मोहम्मद अशफाक अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अजीज अंसारी, यस सर। मोहम्मद इनामुल हक, मोहम्मद हफीजुर रहमान, मोहम्मद इब्राहिम खान, यस सर, इब्राहिम खान। सर हुजैफा इजाज नहीं बोला आपने। जी सर हुजैफा इजाज आपने नहीं बोला, इब्राहिम खान से पहले मेरा ही है। इब्राहिम नहीं, आपका जो है रोल नंबर कितना है? रोल नंबर बोले आप। सीएल नंबर 31। नहीं, सीरियल नंबर नहीं, आप रोल नंबर बोले आप। सर एग्जाम रोल नंबर। जी एग्जाम रोल नंबर। जी 21D सी क्या है? सर 1770। जी हेलो सर 17 सर 17 एक मिनट रुके आप बोले। फिर आपके मोहम्मद इस्माइल खान, यस सर, मिसबा खान। मोहम्मद समीर अली, मोहम्मद सरवर खान, मोहम्मद ताबिश आलम, मोहम्मद वारिस शकील, मोहम्मद यासिर मलिक, प्रेजेंट सर, यासिर मलिक। ओके, महराज अहमद खान। लीव कर दे सर। एक मिनट रुक जाए यहाँ पे भी। महराज ओके, मोहम्मद अल्तमश, प्रेजेंट सर। महराज प्रेजेंट सर। हो चुका है, महराज हुआ आपका, ठीक है। मोहम्मद अल्तमश, प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ नहीं है, चलिए। मोहम्मद समीर, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद समीर। मोहम्मद अमान, मोहम्मद जावेद, यस सर, मोहम्मद जावेद। ओके। मोहम्मद सुहेल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद एहसान रजा, मोहम्मद सलमान खान, यस सर। प्रेजेंट सर, एहसान रजा सर। प्रेजेंट। यस सर, प्रेजेंट। एहसान रजा, ठीक है। मोहसिन, प्रेजेंट सर। मुस्लिम अंसारी, प्रेजेंट सर। मुस्लिम सर प्रेजेंट। नेहा चौधरी, प्रेजेंट सर। रोहित अहमद, प्रेजेंट सर। सादत अल मुबारक, सचिन कुमार, प्रेजेंट सर। सारा खातून, यस सर। शाबान जमाल, शाहबाज अहमद, यस सर, शहबाज अहमद। शाहिद बदर, यस सर, शाहिद बदर सर। शहजर हकीक, शमीम अहमद, शामोल सफदर, सुनील कुमार, वसीम अनवर, यस सर, प्रेजेंट सर। जमा अली, प्रेजेंट सर, जमानी। मोहम्मद सुहेब, यस अफलाक सर। अंसारी, यस सर, मोहम्मद शुएब। अंसारी सर प्रेजेंट। अफलाक अंसारी, ठीक है। मोहम्मद शुएब की हो गई सर। ओके, हाँ हो गई है। सर अखलाक अंसारी। हाँ हो गई है। मोहम्मद आजम, यस सर, मोहम्मद आजम। यस सर। अब बताएं किसकी नहीं हुई है? सर रोल 19 सर 1919 एग्जामिनेशन रोल नंबर। रोल नंबर 19 21DC 19 ना सर। यस सर डीसी एक हुजैफा इजाज। आपको तो 19 पे तो है नहीं कोई भी। रोल नंबर सर कितना है आपको? रोल व्हाट नंबर सर? कितना है? एग्जाम पूरा रोल नंबर बोले 2160। सर डीसी 21। अरे पूरा सही से बताया।
सर 21 DCE 1819 8019। ओके 8019 इसमें नहीं है आपका, मैं अलग से लिख देता हूँ, आपका नहीं है इसमें, ठीक है। जो लिस्ट आई है इसमें आपका नाम नहीं है भी। हुजैफा एजाज नाम है। जी मैं आपका नाम अलग से, चलिए ठीक है। और कौन है? सर हो गया मेरा? लेफ्ट हो गया था उसमें 21। सर हो गया हुजैफा एजाज का। हाँ ठीक है, एक मिनट अभी रुके, जिनका नहीं हुआ है अभी सभी लोग रुके भी, इनसे कुछ पूछना है। मोहम्मद नईम कितना है आपका, क्या है रोल नंबर? 21 सर। ओके ठीक है 8021। ठीक है। और कौन? सभी लोग MDS चुके हैं। सर 8032। 8032 हाँ पूछ लो सर। हफीजुर रहमान। जी सर नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका। ओके ठीक है। और सर कोई? MDS अशफाक अली, रोल नंबर बोले अपना। 8029। 8029 हो चुका है आपका। और ओके कोई सर। है? सर लेफ्ट कर दें क्या? यासिर मलिक जी, सभी लोगों का हो चुका है, चलिए ठीक है। अब आप बताएं किसी को आज कोई दिक्कत है? सर 8019 सर हुजैफा एजाज का देखना है। सर मेरा देख लीजिए 8046 मोहम्मद सोहेल। 46। हाँ ठीक है। सर 8019। आज आपको घर में बोलते ना आपको 2 भाई है। चलिए ठीक है। बात बताएं कि जितने स्टूडेंट्स हैं किसी को कोई दिक्कत है आज? नो सर। नो सर। सर मेरा हो गया हाँ प्रॉब्लम। अरे भाई हो गया आपका। कितनी बार बोलेंगे? ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही सर सर, एक बार नेटवर्क मेरा प्रॉब्लम। देख लीजिए 8047। 8047। हाँ ठीक है। मोहम्मद भाई एहसान। हो गया सबका। अरे इसमें कोई मतलब नहीं है, अटेंडेंस का जो है मैं आप लोगों का जो है आप चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए। और मैं इसको इसलिए ले रहा हूँ ताकि सभी लोगों का जो है वो यहाँ पर भी नोट होता रहे, ठीक है। वैसे तो वो वहां पे नोट होता ही है गूगल क्लासरूम के ऊपर, इसमें जो है, ठीक है। तो अभी जो है 1817 ठीक है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है और अगर किसी को दिक्कत है तो वो रुक जाए, बाकी लेफ्ट कर दे, ठीक है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओके सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या